अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। वडोदरा एक ऐसा शहर जिसे यूं ही कला नगरी नहीं कहा जाता है। यहाँ की हवा में रचनात्मकता है, दीवारों पर रंग है और हर गली हर मोहल्ले में कोई ना कोई कलाकार अपने हुनर से जीवन को नए रंग दे रहा होता है। यहाँ कला सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि हम कह सकते हैं संस्कार है, एक ऐसी विरासत जो पीढ़ियों से दिलों पर राज करती आई है। और शायद यही वो वजह है कि वडोदरा के कलाकार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी इस शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वडोदरा की एक ऐसी ही शख्सियत से जिनका सफर वडोदरा की गलियों से शुरू हुआ और उन्होंने अपने हुनर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस शहर की पहचान बनाई। इस वक्त हमारे साथ म्यूजिक कंपोजर प्रयाग जोशी मौजूद हैं, जिनका म्यूजिक हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द ब्लैक एसेंस में अहम भूमिका निभाई है। तो प्रयाग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। थैंक यू सो मच। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपकी संगीत के इस सफर की शुरुआत किस तरह से हुई? सो बेसिकली वैसे देखा जाए तो मैं एक पहला बड़ौदा का एक लड़का हूँ जो नेशनल टेलीविज़न पे मैं मतलब आया हूँ। जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आई वाज़ द पार्टिसिपेंट, और मेरी वहाँ से जर्नी शुरू हुई और वहाँ से ही मुझे एक एक्सपोज़र मिलना शुरू हुआ और एक जो इंटरेस्ट था वो वहीं से डेवलप हुआ। तो उसके बाद ही फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर कुछ सीखना है, कुछ अगर आगे बढ़ना है तो शायद बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो मैं फिर उसके बाद फिर बॉम्बे गया, 14 साल मैं बॉम्बे रहा और फिर अभी वापस मैं मेरे होम टाउन बड़ौदा में आया हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो इंडस्ट्री बॉम्बे में है वो इंडस्ट्री में बड़ौदा में बनाना है। ओके, तो आपने मतलब कौन सी ईयर में मतलब म्यूजिक से जुड़े और फिल्मों से किस तरह से जुड़े आप अपने हाँ, संगीत को लेकर? सो मैं जब पहली बार जब बॉम्बे गया, सो मेरे दिमाग में एक थॉट था कि मतलब मैं एक बैंड में परफॉर्म करता था एज ए कीबोर्डिस्ट। तो मैं एज ए कीबोर्डिस्ट बॉम्बे गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो मार्केट में जो लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, कोई अपना ओरिजिनल पे काम कर रहा है, कोई लिरिस एज ए लिरिसिस्ट काम कर रहा है, कोई म्यूजिक दे रहा है, कोई साउंड इंजीनियर है। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये फील्ड एक छोटी फील्ड नहीं है, बहुत वास्ट फील्ड है। तो हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। तो वहीं से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद फिर मैं आई वाज़ वर्किंग एज़ एन इंटर्न इन एम्पायर स्टूडियो। 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। सो एट दैट टाइम एम्पायर स्टूडियो वाज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूडियो इन एशिया। हम्म। अभी खैर यशराज है। तो मुझे वहाँ पे मौका मिला एज़ एन इंटर्न वहाँ पे काम करने का, और वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई। वहाँ पे काफ़ी म्यूज़िक कंपोज़र, सिंगर्स के साथ मैं जुड़ा, उनके संपर्क में मैं आया और फिर छोटी-छोटी फ़िल्म्स से मैंने शुरुआत की। पहले मैंने एज़ अ अरेंजर, एज़ अ प्रोग्रामर मैंने काम शुरू किया। उसके बाद मैंने जयेश भाई जोरदार, जो लॉकडाउन के टाइम पे जो फ़िल्म आई थी, उसमें मैंने बैकग्राउंड स्कोर दिया है। सो आई वाज़ असिस्टिंग, उसमें मैंने बीजीएम दिया है। काफ़ी एनिमेशन फ़िल्म्स है, काफ़ी एडवर्ड्स में मैंने बहुत काम किया है, एड फ़िल्म्स में मैंने बहुत काम किया है। बाकी जो चीज़ है वो मेरे सोशल मीडिया पे तो डेफ़िनेटली सबको देखने को मिल जाएगी। द ब्लैक एसेंस में आपको काम करने का कैसे मौका मिला? सो द ब्लैक एसेंस, ये फ़िल्म डायरेक्ट की है और प्रोड्यूस की है साहिल कंदोई, जो सालों से ऑस्ट्रेलिया में है। वैसे वो भी बड़ौदा से ही है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। वाया वाया किसी के थ्रू उनको मेरा नंबर मिला एंड वी गॉट कनेक्टेड थ्रू फ़ोन, और उन्होंने बताया कि मेरी एक फ़िल्म है, 1 आवर 10 मिनट्स की फ़िल्म है। वो शॉर्ट फ़िल्म भी नहीं है, उसको एक मिनी फीचर फ़िल्म आप कंसिडर कर सकते हो। और फिर बस वहीं से वो काम मिला और उन्होंने मुझे फ़ोन पे फ़िल्म नरेट की। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उन्होंने फ़िल्म मुझे भेजी एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ब्लैक एसेंस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। ब्लैक एसेंस फ़िल्म फिलोसॉफ़िकल एक मैसेज के साथ एक सस्पेंस थ्रिलर टाइप एक फ़िल्म है। जो लोकल वहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं, उन्होंने ही उसमें मतलब पार्ट लिया है, उन्होंने एक्ट किया है और बहुत बेहतरीन फ़िल्म बनी है।
मतलब जो हालाँकि अभी जो ओटीटी पे जितनी भी फ़िल्म्स आप देखते हो तो उस प्रकार की वो फ़िल्म है। और बस वहीं पे उसका प्रीमियर भी था, ग्रैंड प्रीमियर सिडनी में हुआ है। और अभी पता नहीं कि वो कहाँ पे रिलीज़ होगी, बट जल्द से जल्द हमें वो भी समझ मतलब पता चल जाएगा कि वो ओटीटी पे आएगी या थिएटर रिलीज़ होगी। तो आपने जैसे कि ब्लैक एसेंस फ़िल्म में एज़ अ म्यूज़िक कंपोज़र आपने उस फ़िल्म को म्यूज़िक दिया है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जान डाली है इस फ़िल्म में, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है? ये पूरा प्रोसेस किस तरह से मतलब होता है? इनिशियली बहुत ही डिफ़िकल्ट था, और कोई भी म्यूज़िक कंपोज़र और डायरेक्टर के बीच में ये गैप होना मतलब होता ही यही है, क्योंकि हुँ। उनका एक विज़न अलग होता है, क्योंकि वो उनकी प्रोडक्ट है, उनका बेबी है। उसको कैसे डेकोरेट करना है, वो उनका एक विज़न रहता है। हर एक की अपनी-अपनी क्रिएटिव की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। तो इनिशियल स्टेज पे साहिल भाई क्या कहना चाहते थे वो मुझे समझ में नहीं आता था। मैं मेरा एंड से कुछ देता था, और वो इनिशियली एकदम स्टार्टिंग के स्टेज पे वो रिजेक्ट भी होता था। तो ये उस लेवल पे थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग वाला मामला भी होता है, क्योंकि आप मेहनत करते हो दिन रात उस पर कुछ सोचते हो, और ये एक नए बेबी को जन्म देने वाली बात है। मतलब आपको टोटली नया कुछ क्रिएट करके देना है उनको, और फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। बेसिकली वो रिजेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन वो उसको जस्टिस बोल सकते हैं हम कि हमने जस्टिस नहीं दिया है। बट लेटर ऑन जैसे जैसे हम लोग उस पे काम करना शुरू किए, धीरे 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 फिर वो दोनों एक कॉमन ग्राउंड पे आए, और वो फिल्म आज रिलीज हो चुकी है। अगर हम फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आप जानते हैं कि अलग-अलग जॉनरा पे फ़िल्म बनती है, जैसे कि रोमांटिक फ़िल्म है, एक्शन फ़िल्म है, थ्रिलर फ़िल्म है, तो इसमें फिर डिफ़रेंस कैसे आता है? म्यूज़िक कंपोज़ अगर आपको करना है किसी थ्रिलर फ़िल्म के लिए, तो उस पे हम्म। आपको कौन-सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? इफ अगर हम रोमांटिक फ़िल्म की बात करते हैं, तो उसमें क्या माइंडसेट होना चाहिए? सो वो तो टेक्निकल, वैसे तो ये सवाल बहुत टेक्निकल है, तो उसको मैं जब तक प्रैक्टिकली वो चीज़ नहीं दिखाऊंगा तो आपको हुँ, समझ में नहीं आएगा। बट हर एक का, जैसे मैंने बताया कि हर डायरेक्टर का, हर प्रोड्यूसर का एक टेस्ट अलग होता है। जैसे अगर हम कॉमेडी हॉरर फिल्म की बात करें, तो हालांकि वो हॉरर फिल्म है लेकिन उसमें कॉमेडी म्यूजिक दिया गया है। हुँ। तो वो डिपेंड करता है कि डायरेक्टर को क्या फ्लेवर चाहिए, कौन से जॉनर पे काम करना है, उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, अभी मतलब इंडस्ट्री में और लोगों के बीच में भी एक माइंडसेट बन गया है कि ये जो ऑटो ट्यून वर्ड है, हम्म। कि मतलब सिंगर्स ऑटो ट्यून के साथ ही मतलब इतना अच्छा गा पा रहे हैं, तो मतलब एक्चुअल में इसकी सच्चाई कितनी, मतलब ऑटो ट्यून कितना इम्पैक्ट डाल पाता है ये आवाज़ पर? बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने किया है। आ, हम एक टर्म यूज करते हैं 19-20, हुँ, है ना? तो कि हम लोग ट्राई करते हैं कि वो चीज 20-20 हो जाए या 0-0 हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि ऑटो ट्यूनर डालने की वजह से सिंगर्स, अगर आपने उस चीज़ को खराब गाया है तो वो ठीक कर देगा, तो वैसा नहीं है। उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। काफ़ी म्यूजिक कंपोजर्स, काफ़ी सिंगर्स, जैसे अरिजीत सिंह ने भी एक इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में बोला है कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसको एडजस्ट करने के बाद वो बैलेंस करता है उस सुर को। अगर आपने 11 पे गाया है तो वो 20 नहीं कर पाएगा, अगर आपने 19 पे गाया है तो वो मैच करके उस पिच को करेक्ट करके वो अच्छा साउंड करता है। सो ऑटो ट्यूनर ऐसा नहीं है कि ऑटो ट्यूनर डालने से आप सिंगर बन हुँ। जाओगे, वैसा नहीं है, क्योंकि रियाज बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तानी क्लासिकल में बहुत पावर है, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो ये चीज़ नहीं समझ पाती कि रियाज कितना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी फील्ड हो, आपको रियाज, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो अभी मतलब जैसा कि मैं पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में द ब्लैक एसेंस के बारे में पूरी आर्टिकल मतलब प्रिंट होकर आई थी, तो मैंने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया में इसका प्रीमियर हुआ था, तो मतलब वो कितना प्राउड मोमेंट था आपके लिए कि आपने वडोदरा से अपने सफ़र की शुरुआत की और अभी मतलब आपका बनाया हुआ म्यूज़िक ऑस्ट्रेलिया में उसकी गूंज है, तो फिर किस तरह से? नहीं, बहुत खुशी है उस फ़िल्म का एक पार्ट, एक हिस्सा बनने के लिए। मैं बहुत फॉर्च्यूनेट हूँ। सिर्फ़ दुःख की बात वही है कि मैं वहाँ खुद पर्सनली जाके उस प्रीमियर को मैं अटेंड नहीं कर पाया हूँ। लेकिन वही है, ये सिर्फ़ मेरे लिए नहीं, हम पूरे बड़ौदा के जितने भी लोग हैं, हम सब के लिए एक गर्व की बात है। और रिस्पॉन्स किस तरह से आया? रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे मेरे, व्हेन आई वाज़ इन कॉलेज, आई वाज़ स्टडीइंग इन कॉलेज, तो वहाँ के मेरे जो बैचमेट्स थे, दे स्टेज इन ऑस्ट्रेलिया। तो समहाउ वो लोग भी साहिल जी के कलीग थे ऑफिस में या कहीं पे। तो उन्होंने भी वो फिल्म अटेंड की है, तो उन्होंने भी बताया कि बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छी फिल्म है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है।
तो जैसा कि आपने पहले ही बताया कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत वडोदरा से की थी, फिर आप बॉम्बे गए, फिर आपने सोचा कि आपको वडोदरा में ही आकर एक ऐसी इंडस्ट्री क्रिएट करनी है जैसा बॉम्बे में हम देखते हैं। तो मतलब आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आप क्या करना चाहते हैं वडोदरा शहर में ही रहकर? तो बस वही है, जो इंडस्ट्री वहाँ पे है, बॉम्बे में है, जिस तरह से फिल्म्स बनती है, जिस तरह से वहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए जो जितने भी बैनर्स है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग भी यहाँ पे उस हिसाब से फिल्म मेकिंग के लिए एक इंडस्ट्री क्रिएट हो। हालांकि आज ज़्यादा काम अहमदाबाद में हो रहा है, तो वो चीज़ बड़ौदा में भी हो, क्योंकि बड़ौदा में भी टैलेंट कम नहीं है। हमारे यहाँ पे म्यूज़िक कॉलेज है, बहुत सारे लड़के हैं जो बाहर से आते हैं सिंगिंग सीखने के लिए, हिंदुस्तानी क्लासिकल को परस्यू करने के लिए। तो यही है कि, और मैं हालांकि मैं एक यूट्यूब चैनल पे मैं बैनर भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ साउंड के लिए, ऑडियो के लिए, जहाँ पे आप अपने ओरिजिनल्स लेके आइए, हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे और आपको प्रमोट करेंगे और आपको स्टेज देंगे। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जो गुजराती फ़िल्म इंडस्ट्री है, वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो उसको लेकर मतलब आप क्या सोचते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। जैसे बहुत सारे ऐसे रीजनल फिल्म्स बन रही, जैसे मराठी तो ऑलरेडी थी, बंगाली, कलकत्ता में बंगाली इंडस्ट्री का भी काफ़ी मतलब एक इंडस्ट्री है वहाँ पे। तो गुजराती इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है, तो अच्छा है कि लोगों को एक अपॉर्चुनिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म रहेगा। बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो बॉम्बे जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो उनके लिए गुजराती इंडस्ट्री का भी एक डोर ओपन रहेगा। और उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो संगीत के क्षेत्र में मतलब सफलता हासिल करना चाहते हैं, जो अभी यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग जर्नी होती है एक्चुअल में, ये अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो? बस यही चीज़ कहना चाहूँगा, यंगस्टर्स जितने भी है, और जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी यंगस्टर्स है, और ख़ास करके जो इंडियन है, जो गुजराती है, तो पहले तो आप अपना एक जॉनर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है फ्यूचर में। मैं खुद एक मेटल बैंड से मैं बिलोंग करता था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि बड़ौदा में मेटल सुनने वाले बहुत कम हैं। जैसे ही मैंने किशोर कुमार के गाने गाना शुरू किया, तो मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। सो आई हैव रियलाइज कि मैं बड़ौदा में हूँ, मैं गुजरात में हूँ, तो मुझे या तो हिंदी या तो गुजराती ही गाना चाहिए। तो यंगस्टर्स के लिए यही एक मेरा मैसेज है कि बहुत रियाज करे, बहुत प्रैक्टिस करे। जितना आपको इजी लग रहा है उतना इजी भी नहीं है। बहुत सारे हमारे सीनियर जो म्यूजिक कंपोजर्स है, जो म्यूजिशियंस है, उन्होंने भी बहुत बार अपने इंटरव्यूज में, यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल्स पे बोला है ये कि आपको म्यूजिक में एक साल लगाने के लिए पूरा एक जन्म आपको कम पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा यूनिवर्स है। रियाज करे, हिंदुस्तानी क्लासिकल आप सीखे, अगर आपको वेस्टर्न में इंटरेस्ट हो तो आप वेस्टर्न म्यूजिक प्रॉपरली सीखे। और बहुत सारी छोटी छोटी बारीकी चीज़ होती है, प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, लिरिक्स पे ध्यान देना है, डायनामिक्स, वॉइस डायनामिक्स पे ध्यान देना है, तो ये सब उनको ध्यान रखना है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल यही है कि म्यूज़िक के बारे में ऐसी क्या वो एक चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है? वैसे तो बहुत सारी चीज़ है, मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं है, बट मतलब एक आप जब म्यूजिक कंपोज करते हैं या म्यूजिक लिखते हैं तो एक मोटिवेशन होता है, एक इंस्पिरेशन होता है, एक लगाव होता है म्यूजिक के साथ, तो ऐसी कोई चीज? इंस्पिरेशन तो मेरा मानना है कि हर कोई कहीं ना कहीं से इंस्पायर होके ही आता है, चाहे वो सिंगर हो या कंपोजर हो या इंजीनियर, साउंड डिज़ाइनर हो। तो मैं भी जब मुझे भी काम करने का मौका मिलता है डायरेक्टर्स लोग के साथ, तो मैं भी ऐसे ऐसे फिल्म्स के बैकग्राउंड स्कोर्स, म्यूज़िक मैं सुनता रहता हूँ। हालांकि मैं अभी ही सुन रहा था, अभी एक लेटेस्ट गाना आया है सचिन जीगर का, सोनू निगम का, बहुत काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा कोलैबोरेशन, अच्छा एक गाना आया है। हालांकि बहुत क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि ये गाना, इसके ये गाने जैसा साउंड हो रहा है, ये गाने जैसा साउंड हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 12 स्वर है, 12 स्वर का वर्ल्ड है, तो कहीं ना कहीं वो चीज मैच होती है। सिर्फ ये होना चाहिए कि वो गाना आपको पसंद आना चाहिए।
ओके, तो अभी मतलब हम देखते हैं, हम सुनते हैं ऐसा कि अगर कोई भी फ़िल्म रिलीज़ हुई है और उसके गाने में मतलब बहुत दम है, गाना बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि इस गाने की वज़ह से फ़िल्म हिट कर गई, क्योंकि गाना सुनने के लिए लोग स्पेशली थिएटर्स में जा रहे हैं, तो मतलब क्या इम्पैक्ट होता है म्यूज़िक का फ़िल्म पर? ये एक लेगेसी है, मतलब ये एक प्रैक्टिस रही है कि कोई भी गाना फ़िल्म के पहले रिलीज़ करते हैं ताकि उस फ़िल्म के बारे में हुँ, लोगों तक बात पहुँचे। और मेरे हिसाब से बीइंग अ म्यूज़िक कंपोज़र, अगर म्यूज़िक है तो हर चीज़ में जान है, बाकी सब बेकार है। अगर फ़िल्म में सोच लो कि बैकग्राउंड स्कोर नहीं रहेगा तो फ़िल्म फ़िल्म नहीं है। सो म्यूज़िक इज़ एवरीथिंग। अगर आप यहाँ बैठे हो, अगर आपको साइलेंट एकदम से रूम मिल जाएगा, कोई भी साउंड नहीं है, तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा। सो म्यूज़िक इज़ एवरीथिंग। तो वो मतलब इसीलिए यही प्रैक्टिस रही है कि गाना पहले रिलीज़ होता है, 2-3 गाने रिलीज़ होते हैं, वो गाने फ़ेमस हो जाते हैं, ताकि फ़िल्म को भी एक सपोर्ट मिले। ओके, ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका थैंक यू, वीएनएम टीवी से जुड़ने के लिए थैंक और यू, हमारे दर्शकों को संगीत से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी प्रयाग जोशी की कहानी। वडोदरा की गलियों से निकलकर ऑस्ट्रेलिया के इंटरनेशनल मंच तक सुरों की वो उड़ान, जिसमें मेहनत भी थी, धैर्य भी था और जुनून तो कूट-कूट कर था। इनकी कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो संगीत के क्षेत्र में सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो अगर आपके भी परिवार में कोई ऐसा है जो संगीतकार बनना चाहता है और अपनी एक पहचान बनाना चाहता है, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और इसी तरह की प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर,
प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. एक वक्त था जब हमारे पास हमारी कमाई कम हुआ करती थी, लेकिन वो कमाई हमें कंप्लीटली फुलफिल कर देती थी, हमारी सारी जरूरतें भी पूरी कर देती थी और साथ में हमारे पास पैसे भी बच जाते और साथ में हमारे पास में पैसे भी बच जाया करते थे। लेकिन अब वो दौर है जहां पर कमाई कम और जरूरतें ज्यादा हैं। हाथ में मोबाइल, घर में टीवी, वॉशिंग मशीन, हर चीज, फ्रिज, हर चीज हमें चाहिए होती है और इन सारी चीजों को हम खरीदने का एक अवसर ढूंढ लेते हैं ईएमआई के जरिए। ईएमआई एक ऐसी चीज है जो शायद ही किसी के सर पर ना चढ़ी हो। हम किसी से भी मिलते हैं तो उनमें से 90% लोग ईएमआई में फंसे होते हैं, ईएमआई के पैसे भर रहे होते हैं। लेकिन क्या सच में ईएमआई हमारी जिंदगी को आसान बना रही है? क्या सच में ईएमआई हमें एक हेल्प प्रोवाइड कर रही है कि हम अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकें और कम पैसों में कर सकें? क्या होता है असली मायने में ईएमआई, उसे समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में और साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ईएमआई हमारी हेल्प के लिए बना है या ये कोई जाल है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं सीए मुकेश ठक्कर, जो हमें इंफॉर्मेशन देंगे, हमें बताएंगे कि क्या होता है ईएमआई और क्या इसके पहलू होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शो में बुलाने के लिए, थैंक यू जी। जैसा मैंने मेरे दर्शकों को बताया कि हम में से कई लोग अभी ईएमआई भर ही रहे हैं, शायद ही कोई होगा जो ऐसा हो कि उसके सर पे ईएमआई ना चढ़ा हो, किसी भी चीज को लेकर, मोबाइल हो या कुछ भी हो। तो बहुत ही बेसिक तरह से हम स्टार्ट करेंगे इसे कि ईएमआई का एबीसी अगर दर्शकों को बताना है तो कैसे बताएंगे आप? सबसे पहले तो ईएमआई का फुल फॉर्म जैसे सब जानते ही है, बट एक बार मैं वापस सबको बता देता हूँ जी। इक्विवेलेंट मंथली इंस्टॉलमेंट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी कोई लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट के साथ उसको वापस करना होता है। तो जनरली सपोज बैंक आपको बोलेगी कि आपको हर महीने ब्याज प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल बोलेगी, तो जो अमाउंट देनी आएगी वो हर महीने में वेरिएशन आएगी। तो किसी के लिए भी वो बर्डन हो जाएगा या फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि मुझे कितना भरना है। तो बैंक फैसिलिटी देती है कि जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट, लोन की अमाउंट है, प्लस जो पूरे 10 ईयर के ड्यूरिंग आपको जितना भी इंटरेस्ट देना है, तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट में। तो जिससे ये सहूलियत होगी कि जो इंटरेस्ट, जो लोन लिया है, जो ईएमआई भर रहा है, उसको सहूलियत होगी कि हर महीने फिक्स अमाउंट भरनी है। तो उस हिसाब से अरेंज कर सकता है अपने फाइनेंशियल पूरी जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से अरेंज कर सकता है और प्रॉपर वो भर सकता है। तो बेसिकली ईएमआई जो आपने लोन लिया है इसको विथ इंटरेस्ट भरने के इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है। जी।
अब आपने दर्शकों को ये तो समझा दिया कि ईएमआई क्या होता है। ईएमआई लेने का डिसीजन कितना सोच समझ कर लेना चाहिए और ये हमें एक कंफर्ट देता है या फाइनेंशियल बर्डन दे देता है? ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता होगा, आपसे भी बहुत लोग पूछते होंगे, तो क्या जवाब देना चाहेंगे इसका? देखो, ईएमआई जो है वो प्रॉपर जो अपनी अर्निंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको कंसीडर करके लिया हुआ वो ईएमआई है, तो हम्म। वो बर्डन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। बट जो आपने बिना सोचे आपकी इनकम कितनी है, आपकी रेगुलर इनकम कितनी है, इनकम में भी ये देखना पड़ता है कि आपकी रेगुलर इनकम कितनी है और फ्यूचर में जो आने वाली है। सपोज आपने 5 साल की लोन ली या 10 साल की लोन ली, आपकी फ्यूचर में 5 साल या 10 साल में आपकी जो अर्निंग है आपकी, तो उसके सर्टेन परसेंटेज आपके घर के एक्सपेंस या रेगुलर एक्सपेंस होते हैं, इसको निकाल के आपकी जो सेविंग बचती है वो अमाउंट आप ईएमआई के तरीके से भर सकते हैं। तो ये पूरा कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से जितना ईएमआई या लोन लिया होगा तो आपको बर्डन क्रिएट नहीं करेगा। बट आप जी। ओवर एंड अबव गए होगे तो डेफिनेटली आपको बर्डन करेगा और अपना फाइनेंशियल आपकी जो भी है पूरा आपका बजट है डिस्टर्ब हो जाएगा। बिल्कुल। अब ये दुनिया थोड़ी रील वाली है। 30-50 सेकंड में बहुत अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं लोग। उनमें से कुछ लोग भी ऐसे हैं कि रील्स बनाकर बहुत अपलोड करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ईएमआई जो है वो एक ट्रैप है। मतलब ये हमारे कंफर्ट के लिए नहीं बना है, ये एक ट्रैप है। तो इसे आप किस तरह से क्लैरिफाई करेंगे? या फिर बेसिकली लोन लेने से पहले किसी भी कस्टमर या किसी भी व्यक्ति है उसको समझना चाहिए कि वो लोन किससे ले रहा है। हाँ। बेसिकली लोन देने वाली जो इंस्टीट्यूशन है उसके ब्रेकअप है। जैसे सबसे पहले सब जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट्स बैंक्स हो गई, इसके बाद प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट्स बैंक्स में हो गया आपका बीओबी है, एसबीआई, ये सब गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है अपना प्राइवेट बैंक है, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है। इसके बाद एनबीएफसी आती है। एनबीएफसी में आप टाटा कैपिटल हो गई, इंडिया बुल्स हो गई, ये सब एनबीएफसी है। इसके अलावा भी आजकल छोटे मोटे बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो आपको पैसा देते हैं, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो जनरली बैंक्स का है या गवर्नमेंट बैंक का वो लोअर रहता है। ये एनबीएफसी का रेट्स है या फिर जो जो बाकी बैंकों का है, जो बाकी छोटी मोटी एप्लीकेशंस है, सब रेट बहुत हाई होता है। और इसमें भी बहुत सारी जो आप जैसे आपने बताया ना कि बहुत सारी ट्रैप होती है, इसमें दो चार ट्रैप का एग्जांपल मैं लूं तो सबसे पहला होता है कि रिड्यूसिंग और फिक्स रेट। वो आपको बताएंगे कि भी 7% इंटरेस्ट रेट है, बट एक्चुअली वो 7% नहीं होता है, वो फिक्स रेट के हिसाब से 7% है। रिड्यूसिंग के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाती है। फिक्स रेट इंटरेस्ट जैसे समझे हम थोड़ा डिटेल में, तो फिक्स रेट इंटरेस्ट क्या होता है कि आपका जो भी अमाउंट लोन का अमाउंट है उसके पूरे टेन्योर पे वो फिक्स रेट पे ले लेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर लेंगे। इवन तो आप हर महीने उनको ईएमआई के दरमियान पेमेंट प्रिंसिपल का कर भी रहे हो तो वो कंसीडर नहीं करेंगे। वो आपका जितना भी टोटल लोन अमाउंट है उसका टोटल एनियर इनटू जो आपका रेट से इंटरेस्ट वो कंसीडर कर लेंगे। तो ये आपको दिखने में अट्रैक्टिव होगा कि नहीं बहुत बढ़िया रेट है, बट एक्चुअल में कैलकुलेशन करने जाओगे तो जो अमाउंट रेट बता रहा है उससे डबल या उससे भी ज्यादा कभी कभी तो हो सकता है। सेकंड इससे बात करूं आपको तो प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस। तो जनरली ये जो छोटी मोटी जो एनबीएफसी है या फिर जो एप्लीकेशन है तो उनका बहुत हाई अमाउंट का फोरक्लोजर चार्जेस रहता है। तो जो इनिशियली जब भी लोन या जब आप कस्टमर को अट्रैक्ट करना होता है तो ये सब डिस्क्लोजर जनरली नहीं करते हैं। तो फोरक्लोजर चार्जेस मैंने कहीं 4% 5% हो रहा है। मतलब आपके पास पैसा है, आप एडवांस मतलब प्री कर पेमेंट करने जा रहे हो तो भी आपसे 4-5% फोरक्लोजर चार्जेस के नाम पे लिया जाता है, और जो पहले से बताया नहीं जाता है। एक्चुअली बताया जा बैंक को भी इसमें कॉस्ट है क्योंकि बैंक आपको लोन दे रही है, उस पे इंटरेस्ट इनकम कमा रही है, आप जल्दी उसको देंगे रिपेमेंट करेंगे तो बैंक का इसमें नुकसान है, वो हम समझ सकते हैं। तो फोरक्लोजर लेना जरूरी है, बट उसका रेट और सबसे पहले जब लोन ले रहे हैं तब वो अमाउंट या जो फोरक्लोजर चार्जेस है वो बताना जरूरी है, जो जनरली ये छोटी मोटी बैंक है वो नहीं बताती और मेरे हिसाब से वो गलत है। बिल्कुल। इसमें कई हद तक जो ईएमआई का डिसीजन ले रहा है उसे भी फिर वो सारी चीजें देख परख कर करना चाहिए ताकि बाद में वो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए। इसी के साथ साथ में अभी जीरो कॉस्ट ईएमआई का क्रेज वो भी बढ़ता जा रहा है। ये इसमें मतलब क्या है, क्या सच में इसमें फायदा हो सकता है कस्टमर को? बेसिकली जीरो रेट वाला जो है इसमें 2-3 चीजें होती है। तो सबसे पहले तो जो ये लोन छोटे मोटे जो भी हम इक्विपमेंट लेते हैं, जैसे होगी फोन हो गया या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, उसमें जीरो रेट बोलते हैं, बट एक्चुअल में वो इनिशियली प्रोसेसिंग फीस के नाम पे अच्छी खासी अमाउंट ले लेते हैं, जो इंटरेस्ट का मतलब अच्छा खासा पोर्शन हो जाता है। इसके अलावा इसके जो पैनल इंटरेस्ट है
या फोरक्लोजर चार्जेस, इसमें भी बहुत सारे अमाउंट हेवी रहती है। तो ये सब कंडीशन एक्चुअली ध्यान से पढ़नी चाहिए। तो ये लोगों को जनरली पता नहीं होता है कि फोरक्लोजर क्या होता है, या फिर जो इसका पैनल इंटरेस्ट, सपोज एक भी ईएमआई कोई भी कारण से आपका डिले हो गया तो बहुत हेवी इंटरेस्ट लेंगे। इसमें एक हाँ। चीज और मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस था, मेरे क्लाइंट का ही था एक एक्सपीरियंस। इसमें उन्होंने क्या किसी क्रोमा या कोई भी शॉप से इन्होंने कोई फ्रिज खरीदा होगा, तो उनसे पूरा ये फॉर्म भरवाया। उन्होंने स्पेसिफिकली जो इंश्योरेंस का कॉलम था ना वो खाली छोड़ा था और टोटल नीचे टोटल नहीं मारा हुआ था। तो बाद में उनको पता चला कि वो जो खाली फील्ड छोड़ा था वहाँ पे उन्होंने इंश्योरेंस का अमाउंट लिख लिया, और 10 दिन या 15 दिन के बाद इनके घर पे लेटर आया, तब पता चला कि मैंने इंश्योरेंस भी लिया है पर्टिकुलर इक्विपमेंट पे, जो जरूरी नहीं था। तो ऐसे फ्रॉड के भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो जब भी आप ऐसे लोन ले रहे हो जो जीरो कॉस्ट है, जीरो ईएमआई, जीरो इंटरेस्ट है, तो ध्यान से उनका फॉर्म है वो पढ़िए, पूरा फिल करवाइए और उसके बाद साइन करें। पहले ही बैंक फोन पे साइन करके मत दीजिए, क्योंकि बाद में इसको बहुत सारी तकलीफ या बहुत सारे जो गैर लाभ है वो उठाते हैं इनका लोग। बिल्कुल। ज़्यादातर ईएमआई भी ऐसे ही लोग लेते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जिनकी ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हर कोई जॉब कर रहा है, तो ऐसे टाइम में वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी चीज़ें एक तरह से इम्पोर्टेंट भी होती गई हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली ही ज़्यादातर ईएमआई का ऑप्शन चूज़ करती है। ऐसे में जैसा आपने कहा, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, उतनी समझ नहीं है शायद जितनी होनी चाहिए, क्योंकि शायद कोई समझ प्रोवाइड कर ही नहीं रहा है। और जैसे ही कोई ईएमआई मिस हो जाता है तो हमारे सर पे बर्डन आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है कि अरे ये पैसे अब और ज़्यादा कटेंगे। तो ऐसे में हम किस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं? क्या टिप्स आप देना चाहेंगे लोगों को कि एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर सकें? सबसे पहले तो मैं इसमें ये बताऊंगा कि जो आपकी टोटल इनकम है, इसमें से जो फिक्स इनकम है, जैसे आप सैलरी कमा रहे हो तो सैलरी का फिक्स जो इनकम है आपकी, उसके सर्टेन परसेंटेज आपको पता है कि भाई रेगुलर खर्चे है आपको, वो अमाउंट हटा दीजिए इसमें से। सपोज आपकी 1 लाख रुपीज सैलरी है तो आपको पता है कि 30-40 हज़ार रुपये आपका घर का खर्चा है। इसके अलावा 10-20 हज़ार रुपया इमरजेंसी के अमाउंट की, जो आपकी इमरजेंसी के लिए भी सेविंग है, वो अमाउंट हटा दीजिए। इसके बाद जो बचती है अमाउंट, जनरली बैंक भी जब लोन देती है ये सब कैलकुलेशन करती है कि भाई आपका टोटल इनकम है, सर्टेन परसेंटेज वो एक्सपेंस के लिए निकाल के बाकी की जो अमाउंट है इसी पे ईएमआई सेट करती है। तो इस हिसाब से आप करोगे। और इस जनरली मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि भाई आप ईएमआई का 2-3 ईएमआई का एडवांस में प्रोविजन भी करके रखो। जैसे आपका 25,000 का ईएमआई आ रहा है तो आपके अकाउंट में कम से कम 75,000 40 लाख रुपए अरेंज करके रखो, तो कभी इमरजेंसी आई तो भी तो आप दे सकें। हो गया। बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि नंबर ऑफ अकाउंट भी ज्यादा होता है, तो एक अकाउंट में पैसा पड़ा होता है, दूसरे अकाउंट में ईएमआई जाता है, तो ध्यान मतलब टाइमली वो ट्रांसफर भी करना रहता है दूसरे अकाउंट में, नहीं तो वहां से ईएमआई बाउंस हो जाएगी। और इवन दो आपके पास पैसा पड़ा है तो भी आपका सिविल खराब होगा और आपको पेनल इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, इवन दो आपके पास। तो ये 2-3 चीजें हैं कि आप प्रोविजन एडवांस में 2-3 ईएमआई का करके रखो। इवन आप, मैं तो बोलता हूँ कि आप रिमाइंडर जैसा, छोटी मोबाइल में छोटा सा रिमाइंडर आता है, वैसे भी छोटी छोटी चीजें रखोगे ध्यान से तो आपको ये मिस नहीं होगा। और ये जो फाइनेंशियल बर्डन पेनल्टी का और हेवी इंटरेस्ट पैनल चार्ज रहेगा उससे बच सकते हो। तो ये छोटी छोटी ध्यान रखने वाली चीजें होती है। दूसरा, कोई भी चीज आप ले रहे हो, सपोज इंटरेस्ट पे कोई भी लोन ले रहे हो, तो सबसे जरूरी है कि आपको बेसिकली जो लोन मिल रही है, चलो जीरो रेट है इसलिए लेना नहीं है, बेसिकली ये सोचना है कि अल्टीमेटली वो चीज की आपको जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि इसमें देखो, आप देखो जीरो इंटरेस्ट क्यों दे रही है, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज है, जनरली क्रेडिट कार्ड पे रहता है, तो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी उनको भी 1-2% मिलता है कमीशन, ठीक है। जो सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेच रहा है उसको भी सामान बिक रहा है, तो वो तो प्रॉफिट में है, बट अल्टीमेटली आपको उस चीज की जरूरत है। आप वो पहले डिसाइड करिए, क्यों ना कि भाई वो जीरो रेट पे है या मिल रहा है, चलो अभी तो कुछ निकालना नहीं है, देखा जाएगा भर लेंगे। तो ये सोच के करोगे तो डेफिनेटली आप आगे फाइनेंशियली प्रॉब्लम में आओगे ही। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई आपको रियली वो चीज की जरूरत है, आपकी यूज में आने वाली है। और दूसरा, आपको 2-3 ईएमआई का या एडवांस जो आपका जो टोटल इनकम है, फिक्स इनकम है, उसको प्रॉपर जस्टिफाई करके फिर ईएमआई सेट करो। इवन इस चीज में आप, हमारे जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी बहुत सारे हैं जो लोन में लोगों को हेल्प करते हैं, तो वैसे लोगों की भी हेल्प ले सकते हो। जनरली वो लोग आपको नंबर ऑफ बैंक्स है, तो इसमें से ओवरऑल जो बैंक्स है इसमें से कहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम पड़ता है, कहाँ पे कम चार्जेस रहता है, तो सब आपको गाइडेंस देते हैं। और जनरली ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, क्योंकि बैंक जनरली फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है उसको छोटा मोटा कमीशन अमाउंट देती है, तो जनरली तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिल रही है आपको, तो ये भी आपको ये लेनी चाहिए सर्विस।
कि भाई आपको फाइनेंशियली जनरली फाइनेंशियल कंसल्टेंट होगा, आपका पूरा प्लान करके देगा आपको कि भाई आपकी ईएमआई भी सेट करके देगा और फ्यूचर भी आपको गाइड करेगा, तो वो प्रॉपर रहेगा। तो आप किसी भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट का भी इसमें हेल्प ले सकते हो, वो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। राइट। और उम्मीद करेंगे कि जो देख रहे हैं हमारे दर्शक वो भी इस बात को फॉलो करें जो टिप्स आपने दी। अब इसमें एक जिक्र हुआ कि ईएमआई से हमें कैसे बचना है, मतलब हम पहले से अपने बैंक में वो अमाउंट रेडी रखें, वो तो एक टिप है ही। लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ एक ईएमआई नहीं भर रहे हैं, मोबाइल का भी भर रहे हैं और भी 2-3 और भी चीजें चल रही होती है साथ साथ में, मतलब जो जो ऐसा लगता है कि ईएमआई पे मिल रहा है तो हम लेते जाएं। तो ये 2-3 जगहों पर जो चीजें ईएमआई में हम खरीद लेते हैं, ये कितना सही है? क्या ये सेफ है हमारे लिए? जनरली मैंने जैसे ही आपको बताया कि पहले तो सबसे पहले 2-3 ईएमआई स्टार्ट करने से पहले देखना है कि करेक्ट मतलब रियली में आपको वो चीज की जरूरत है। जरूरत है या नहीं? हाँ। तो जरूरत है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। तो सेकंड फिर आपको देखना है कि भाई आपका जो इनकम है उसको जस्टिफाई हो रहा है आपका। तो 2 चीज जस्टिफाई हो रही है तो फिर थर्ड स्टेप है कि भाई आपकी मल्टीपल ईएमआई जा रही है। तो मल्टीपल ईएमआई जा रही है तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, आप ट्राई करो कि आप किसी एक ही बैंक हर ईएमआई में लिंक करो। तो जिससे आपको ये हेल्प होगा कि भाई चलो एक ही मेरा अकाउंट है जिससे मेरा ईएमआई जा रहा है, तो वहाँ पे ही मुझे बैलेंस करके रखना है, ना कि मुझे 4 जगह पे अलग-अलग जगह पे रहे। एक मेरा ईएमआई ये बैंक से जा रहा है, एक मेरे अकाउंट से जा रहा है, तो मल्टीपल जगह से जाओगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो ट्राई करो किसी एक ही अकाउंट से आपका मल्टीपल ईएमआई जा रहा है तो वहाँ से आप करो, और वो एक ही अकाउंट में बैलेंस रखना आपके लिए ईजी होगा। राइट। तो वो आप एक कर सकते हो उसमें। बिल्कुल। आपके पास में इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ ये आपने एक्चुअल में सारी चीजें देखी हुई हैं। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि ईएमआई को लेकर लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर बैठते हैं? ईएमआई के बारे में सबसे मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया आपको कि अब लोग जो इंटरेस्ट या ईएमआई जो अमाउंट भरना है, ठीक है, इंटरेस्ट का जो अमाउंट भरना है तो वो मेरे इनकम के साथ जस्टिफाई है कि नहीं वो नहीं देखते। जैसे चालू साल में कोई भी एक साल में मेरी इनकम हो गई 10 लाख इनकम है, ठीक है, बट इसमें से मेरी फिक्स इनकम कितनी है वही मुझे देखनी है, न कि मुझे शेयर मार्केट से प्रॉफिट हुआ है या कहीं और से मेरी टेम्पररी इनकम आई है, क्योंकि वो कंपल आगे कंटिन्यू नहीं होने वाली है जी। जो मेरी सैलरी है तो सैलरी है, या बिजनेस ओनर है तो उसको पता होता है कि भाई ईयरली मेरी फिक्स इनकम या रेगुलर इनकम कितनी है, तो वो कंसीडर कीजिए और इसके बाद लोन लीजिए तो आपको इजी रहेगा, फाइनेंशियली वो बर्डन क्रिएट नहीं करेगा आपको। जी। लास्ट में जो यूथ है, जो न्यू अर्नर्स हैं, उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे आपकी तरफ से? यूथ को मैं यही बताऊंगा कि आप ईएमआई से ज्यादा एसआईपी पे ध्यान दीजिए। आप सेविंग करो और सेविंग कमा के जो इसमें से पैसा बच रहा है इससे मतलब कोई आप परचेस करो चीजें, न कि देखा देखी में कहीं पे भी सोशल मीडिया पे देख लिया किसी ने ये लिया, कोई फॉरेन ट्रिप पे गया, यूरोप ट्रिप पे गया। तो पहले कमाओ, सेविंग करना सीखो, बाद में ये सब चीजें सीखो। न कि अभी तो इनकम में बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जहाँ पे उनकी इनकम बहुत लो इनकम होती है, इनके फोन जैसे बड़े बड़े आईफोन है या और भी अदर फोन है, हाँ। तो मतलब वो देखा देखी में लेके जाते हैं कि भाई चलो ईएमआई पे मिल रहा है क्या देखा जाएगा, तो नहीं जाए। और बेसिकली आपको जरूरत है वही चीज लीजिए और ट्राई कीजिए कि अर्ली एज से सेविंग चालू करें, तो फ्यूचर में उसको आपको बहुत सा बड़ी अमाउंट अर्निंग हैंडसम अमाउंट मिलेगी। और एक एज के बाद आप फ्रीली लाइफ आपके पास सर्टेन अमाउंट हो जाएगी, तो फ्रीली लाइफ आप जैसे चाहते हो लाइफ जी सकते हो। पहले दिन से आप ईएमआई पे जाओगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि सपोज आप इनिशियल टाइम पे आपकी जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं रहती है। तो सपोज आप ईएमआई चलो स्टार्ट कर दिया, फिर आपकी जॉब पे बर्डन जॉब नहीं रही तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, या फिर आप फिर बर्डन में आ जाओगे, कोई भी हिसाब से आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। फिर आपको काम करना पसंद है या नहीं है, आपकी लाइफ में और भी गोल है, बट ईएमआई की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो बहुत सारे लोग मैंने सैलराइड देखे हैं कि उनको मूव करके खुद का बिजनेस खुद ना स्टार्टअप स्टार्ट करना होता है, बट क्या होता है कि भाई वो बर्डन स्टार्ट हो गया होगा था ईएमआई का, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते और वही स्टक होकर पूरी लाइफ निकल जाती है। तो मैं यही बताऊंगा कि स्टार्टिंग से ईएमआई में मत फोकस करो, सेविंग करो और जितना भी हो सकता है फाइनेंशियली फ्री रहो। जी। एक वक्त था जब हमें कहा जाता था कि फ्यूचर प्लानिंग करिए, फिर एक टाइम आया जब कहा गया कि फैमिली प्लानिंग करिए, और अब ये टाइम है कि हम सबको फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना समझना बहुत जरूरी है। और उसकी एक छोटी सी शुरुआत इसी से करी है, क्योंकि ईएमआई एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर कोई इंटरेस्टेड भी है और
आई थिंक इसके बारे में जानना लोगों के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि हर कोई फँसा हुआ है इसमें। कोई ऐसा नहीं है, और जैसा सर ने कहा कि हमारी जितनी इनकम नहीं है, हम उतनी चीज़ों में फँस जाते हैं, हम उतनी जगह पे पैसे डाल देते हैं। स्पेशली जो यूथ हैं, जो न्यू अर्नर्स हैं, उन्हें यही लगता है कि अभी ईएमआई पे सब कुछ मिल रहा है, तो हम बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। बेसिकली हमें यही समझना है कि ज़रूरत हमें कितनी है, और हमारे फाइनेंस के हिसाब से हमें किस तरह से प्लानिंग करनी है। उसकी कुछ टिप्स तो हमने इस वीडियो में आपको दे दी हैं। अगर अब भी आपको कोई ऐसा सवाल है जो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम मुकेश सर को ही जॉइन करेंगे और उन्हीं से उन सवालों के जवाब पाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया मुकेश सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। शुक्रिया। ईएमआई लेने से पहले ये सोचना जरूरी है कि हमारी जरूरतें कितनी हैं, और क्या हम इस काबिल हैं कि लॉन्ग टर्म तक हम उन पैसों को बचा के रख सकें, ताकि ईएमआई टाइम पर हम भर सकें। जब भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई बात होती है, तो हमें उसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्हें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके ईएमआई के बारे में। अगर इसी तरह के फाइनेंस से जुड़े और भी वीडियोस आप चाहते हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं बचपन और बुनियाद। आज फिर से वही गेस्ट के साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर।
जिसके बारे में शायद बात करना हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है इस पे बात करना सही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि ये अभी तक हमारे घर में ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी नहीं हुई है, इसलिए इस पर क्यों बिना बात समय अपना वेस्ट करना और क्यों इस पे बात करना। लेकिन हमें नहीं पता कि कब ये चीज हमारे घर पर भी अपना जो एक छाप है वो छोड़ सकती है। तो अपने आप को, खुद को एज पेरेंट्स और अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज के जो भी बढ़ते हुए केसेस हम अपने दिनचर्या में आजकल रोजाना पढ़ रहे हैं। कभी इंस्टाग्राम पर रील्स बन रही हैं, कभी अगर आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो एक कोई ऐसा एपिसोड वहां पर लिखा हुआ ही होता है जो किसी ना किसी बच्चे के साथ या तो अब्यूज हुआ है या किसी बच्चे के साथ हुआ है। कोई एक केस तो आपको वहां पर दिखता ही है। तो इस पर आज जुड़ेंगे फिर हमारे एक्सपर्ट मिस्टर मनीष गुप्ता और मिस बेला गुप्ता से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी और बेला जी दोनों ही फाउंडर डायरेक्टर हैं बुद्धि वर्ल्ड के, और ये दोनों अपने दिनचर्या में बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। जब मैं बच्चों के अब्यूज की बात करती हूँ, चाइल्ड सेक्स अब्यूज हो, उनको लगते हुए जो भी एक्ट्स हैं, पॉक्सो एक्ट हैं, उसको लेकर भी ये स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, नर्सेज, गवर्नमेंट्स सबके साथ जुड़ते हैं और बहुत ही ज्यादा काम कर रहे हैं हर लेवल पर अपनी ओर से, ताकि इस पे जितनी भी ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकें ये कर पाएं। सर आपसे जुड़ूंगी और मैम आपसे जुड़ूंगी। पहले भी हम 2-3 बार, आई थिंक 3 बार हम पॉक्सो के बारे में बात करने के लिए जुड़ चुके हैं आप दोनों से। आज फिर से जुड़ रही हूँ। गई बार 3 बार जब जुड़ी और अब जो मैं जुड़ रही हूँ उसमें क्या बदलाव आप देखते हैं? क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है 1-1.5 साल हो गया है हमें वापस इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। कुछ चेंज हुआ भी है या नहीं हुआ है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी मनीष जी। पिछले बार जब हम मिले थे आपके स्टूडियो में और अभी कितना फ़र्क आया? हल्का सा कुछ फ़र्क मालूम पड़ रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने अहमदाबाद में एक वर्कशॉप किया जहां 900 से ज़्यादा लोग थे एक ही जगह पर। उसमें स्कूल ने ये एफर्ट लिया कि 280 या 290 के उनके जो ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी हैं और जो भी स्कूल के कर्मचारी हैं उन सबको भी उस प्रोग्राम में बिठाए। तो ये पहली बार ऐसे हुआ है कि इतने लार्ज नंबर्स में उनको बिठाया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज तो नज़र आ रहा है। और उसके अलावा काफ़ी और स्कूल्स भी हमें अप्रोच किए हैं। तो शायद अभी हमें लगता है कि स्कूल्स को अभी लगने लगा है कि ये ज़रूरी है, बट फिर भी हम बहुत दूर हैं उस लक्ष्य से। हम बहुत बहुत दूर हैं उस लक्ष्य से, क्योंकि जिस सीरियसनेस से इसको करना चाहिए वो नहीं होता। एक टीचर्स वर्कशॉप हो जाता है, कर लेते हैं और उसके आगे फिर बात नहीं बढ़ती है, बस वहीं तक रह जाती है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या हितधारक हैं जो जुड़ते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, सबको साथ में जुड़ना ज़रूरी है, तभी कुछ रिजल्ट निकल सकता है। बिल्कुल। और आपने जो एग्जाम्पल दिया, आई थिंक ये बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा कि उन्हें ये चीज़ें पॉक्सो के बारे में स्पेसिफिकली क्यों अपने स्कूल में अपने टीचर्स के साथ, जैसे आपने कहा, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। बेला जी आपसे जुड़ूंगी और पूछना चाहूंगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आज भी हमें इस पे बात करने के लिए लोगों को इतना इनकरेज करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मतलब मुझे इस जगह पर पास्ता क्यों अच्छा है वो समझाने की जरूरत नहीं है, पर ये पॉक्सो क्यों इम्पोर्टेंट है वो समझाने की जरूरत है, और उसे कंटिन्यूस समझाना पड़ता है। जब हमें पता है ये इतना जरूरी टॉपिक है, इतनी जरूरत है हमें अपने आप को, अपने बच्चों को सेफ रखने की, पर आज भी इसके बारे में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बात नहीं करते हैं। क्यों? इसके पीछे का क्या कारण है, अगर आप बताएं। पहले जब हमने बात की थी तो बताया था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ध्यान ओनली एकेडमिक्स पे है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते, और बच्चों की सेफ्टी का मामला है तो वो बहुत अहम हिस्सा हो जाता है स्कूल के लिए भी। तो पॉक्सो अवेयरनेस कई स्कूल्स कराते हैं, बट कई ऐसे स्कूल्स हैं जो बिल्कुल इसको एक बाजू कर दिया है। बच्चों के प्रति वो जो होना चाहिए कि उन्हें
अगर छोटे छोटे बच्चों को तो बार बार आप राइम सिखाते हो, बार बार आप 1 to 10 या 1 to 100 सिखा रहे हो, बट ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स लो तो नोन पीपल ही चाइल्ड सेक्स अब्यूज करते हैं, 90% नोन पीपल ही। तो अब बच्चों को पता कैसे चलेगा मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरे साथ ये कर रहे हैं? तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और स्कूल को इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ के इमीडिएटली करना चाहिए या करवाना चाहिए किसी से। मुझे ऐड करना है इसमें, मोस्टली जब स्कूल्स करवाते हैं जो हम इंग्लिश में बोलते हैं टिकिंग द बॉक्सेस, तो हमने करवा लिया है, गुड टच बैड टच तक करवा के सीमित रह जाते हैं। बट गुड टच बैड टच इज अ वेरी स्मॉल, एक बहुत छोटा हिस्सा है पूरे अवेयरनेस का। काफी चीजें बच्चों को सिखाना है कि कौन आपको हाथ लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है, आपको लोगों से चीजें लेनी है नहीं लेनी है, आपको अपने आप को दूसरे तरीके से कैसे सुरक्षित रखना है, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे सुरक्षित रखना है, ये सब सिखाना पड़ता है प्रोग्राम में, सिर्फ टचेस नहीं है। बट मोस्टली स्कूल्स क्या करते हैं, गुड टच बैड टच सिखा दिया, बॉक्स को टिक कर दिया कि हाँ हमने करा लिया, और वो उसी में खुश हैं। तो मेरा सवाल ये है सभी स्कूलों से, क्या आप इंतजार कर रहे हो उस दिन का जब आपके स्कूल में कुछ होगा, उसके बाद में आप किसी को बुलाओगे? उसके पहले क्यों नहीं? क्या आपको पता नहीं है उसके पहले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? आप अखबार में देखते हो, आप टीवी प्रोग्राम्स में सुनते हो, आप न्यूज में सुनते हो, फिर आप एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते हो? और हम इसीलिए स्कूल्स के बारे में बात कर रहे हैं बार बार, क्योंकि देखिए पहले भी आपके प्रोग्राम में हमने बोला था कि पोलियो को कैसे भारत से हटाया था, अवेयरनेस। लेकिन पोलियो का एडवांटेज ये था कि आप एक एक दरवाजा खटखटा के आप बच्चे के मुंह में 2 बूंद आपने पोलियो ड्रॉप डाला, 1 मिनट के अंदर वो काम आप करके निकल सकते थे। बट यहाँ पर आप एक एक घर जाके नहीं सिखा सकते हो, तो बच्चे आपको पूरे नंबर्स में कहाँ मिलेंगे? सिर्फ स्कूल में मिलेंगे। तो आप स्कूल में ही सिखा सकते हो, और जब स्कूल ये इनिशिएटिव नहीं लेगा तो बच्चे क्या करेंगे? अगर आप देखा जाए तो हर बच्चे को मालूम है चोरी नहीं करना चाहिए, या कोई चीज किसी की छीन के नहीं लेना चाहिए। ये सब बच्चों को आप बचपन से सिखाते हो, तो ये क्यों नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। और आजकल जिस तरह के केसेस हम देख रहे हैं वो आई थिंक वो तो मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं। कल ही हाल ही में मैं एक चीज पढ़ रही थी, जब आपने कहा कि 90% जो बच्चों के साथ जो गलत काम होता है, कार्य होता है, वो खुद के पहचान में से ही लोग करते हैं। 12 साल की ये बच्ची है, और पिछले 3 महीनों से वो अपने पीरियड्स में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वो बच्ची बैठी नहीं थी, और सडनली उस बच्ची को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी उस बच्ची को कि पूरी फीकी पड़ गई थी। और जब अंदर जाके बच्ची को पता चला, बहुत पूछने की कोशिश की गई, तब जाके पता चला कि उनके घर में उनके जो अंकल हैं सेक्सुअली उस बच्चे को अब्यूज कर रहे थे, और 12 साल की बच्ची 3 महीने प्रेग्नेंट थी, और इसके वजह से उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही थी, और उसे गोली दे दी गई, और उसके वजह से उसका वो ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हुआ। मतलब आप मुझे ऐसा लगता है कि हम किसकी वेट कर रहे हैं एज अ पेरेंट? क्या हम इतना भी नहीं समझ सकते कि हमारे बच्चों से साथ हो क्या रहा है? मतलब वो उतना समय तो हर किसी को निकालने की जरूरत है, ऐसा मुझे फील होता है। और जहां हम बच्चों की बात करते हैं, मनीष जी ने बिल्कुल सही कहा कि स्कूल्स किसका वेट कर रही हैं, और शायद मुझे लगता है हो रहा भी होगा, किसी स्कूल में होता भी होगा, क्योंकि आजकल हर जगह पर कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर है तो या उस चीज को ढका जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इमेज में फर्क पड़ता है, इसीलिए उस डर के वजह से, या फिर शायद उतना समय ही नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कुछ किस्सा हो जाएगा तब फिर कोई ना कोई उन्हें जरूरत लगेगी कि नहीं अब बुला के इस चीज पे काम करना तो चाहिए। आपने जो अभी बोला उस पर एक मैसेज है स्कूल्स के लिए। अगर स्कूल्स में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम कहेंगे स्कूल्स को कि प्लीज आप रिपोर्ट कीजिए। अगर आप रिपोर्ट करेंगे, अगर आप, पहली बात तो आपका स्कूल का नाम बाहर नहीं आएगा, एज पर लॉ कोई भी आपका स्कूल का नाम बाहर नहीं कर सकता है, तो वहीं पर सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप रिपोर्ट करो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कि जहां तक अगर उस स्कूल के कुछ पेरेंट्स को मालूम भी पड़ जाएगा, आपको क्यों लगता है कि आपके स्कूल का इमेज खराब होगा? अगर कोई बच्चे ने, अगर एक बच्चे, आपके स्कूल में 1000, 2000, 3000, 4000 बच्चे हैं, एक बच्चे ने कुछ गलत कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि स्कूल खराब है। क्या आपको अपने खुद के स्कूल पर कॉन्फिडेंस नहीं है? बिल्कुल।
और फिर उस बच्चे का क्या जिसके साथ कुछ गलत हुआ है? क्या वो बच्चा जिंदगी भर मेंटल ट्रॉमा में रहेगा? और वो बच्चा किसको कोसेगा? आपको भी कोसेगा, अपने माँ बाप को भी कोसेगा, आपको भी कोसेगा। और लॉ ये कहता है कि आपको मैंडेटरली रिपोर्ट करना जरूरी है। तो हम यही कहना चाहेंगे हर स्कूल को आपके चैनल के माध्यम से कि प्लीज रिपोर्ट कीजिए, और ये मत सोचिए कि आपके स्कूल के बारे में कौन क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचने वाला है। राइट, that's a separate incident that is not connected to your school. It is just a coincidence. ये coincidence की बात है कि वो बच्चे आपके स्कूल के हैं, बस उसके अलावा आपके स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। Correct. तो प्लीज रिपोर्ट कीजिए और उस बच्चे के बारे में भी सोचिए जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है। और मैं माँ बाप को ये मैसेज देना चाहूंगी कि रिपोर्ट कीजिए, ताकि वो जो अडल्ट भी अगर है किसी और बच्चे के साथ ये दुष्कर्म ना करे, और भी बच्चे न तो इसके विक्टिम बन सकते हैं। तो रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी। और इन्होंने बोला था ना बच्चों को आप ये सिखा रहे हैं, तो बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आप जब तक सिखाते हो जब तक सीखता नहीं है। आप हम्टी डम्टी जैक एंड जिल जब तक सिखाते हो बच्चा जब तक सीखता नहीं है। तो ये सिखाने में क्या मुश्किल है? 3 साल की उम्र से बच्चा ये सीख सकता है कि मुझे अपने आप को कैसे सेफ रखना है। और आपने अभी एक एग्जाम्पल दिया 12 साल की बच्ची का। इस प्रोग्राम में जो भी देख रहे हैं उन्हें अच्छा लगे बुरा लगे, बट मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। लिस्ट में टॉप नाम है दादाजी, पिताजी, ताऊ जी, चाचा, चचेरा भाई जो कजिन होता है वो, टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, ट्यूशन टीचर, आपका नेबर, आपके ऑफिस के कर्मचारी, मतलब सब जान पहचान के ही लोग। तो फिर बच्चा क्या करेगा? किसको जाके शिकायत करेगा? सही बात है। तो पेरेंट्स को ये इनिशिएटिव लेना जरूरी है एंड पेरेंट्स को स्कूल्स को पुश करना जरूरी है। बहुत सही कहा आपने। और आई थिंक ये दुष्कर्म तभी हो भी सकता है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरे घर का इंसान है और ये मुझे छू रहा है तो उसमें छूने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और शायद इसीलिए पहली बार बच्चे को समझ नहीं आता है, वो चीज हो जाती है उसके साथ और उसके बाद उसको अनुभव होता है। लेकिन ये एक छोटा सा कर्म बच्चे के दिमाग पे, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पर एक ऐसी छाप छोड़ जाता है जो जिंदगी भर उसके दिमाग में रहती है, और वो कभी भी उस सिचुएशन को, चाहे वो कितनी भी छोटी उम्र में उसके साथ हुआ हो, वो याद रहता है। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ऐसी कोई हम छाप रहने दे जो उनके लिए सही नहीं है। आगे जाके उनकी मैरिड लाइफ में भी वो इंटरफेयर कर सकती है वो सोच, क्योंकि वो एक तनाव है, वो एक टच जो है वो बहुत तनाव देता है, और शायद उस बच्चे का किसी भी इंसान के ऊपर से भरोसा उठ सकता है जब वो उसको छूने की कोशिश करे। तो जस्ट खाली उसे फील कीजिए और इस पे प्लीज 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 अपने बच्चों से जरूर बात करें। समझ नहीं आ रहा है तो एक्सपर्ट्स को मिलिए, और इसीलिए पॉक्सो एक्ट को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हाल ही में हमने अपने एसोसिएशन के तहत सर और मैम दोनों को इनवाइट किया था एक पॉक्सो एक्ट के वर्कशॉप के लिए, जो 3.5 घंटे तक चला, 4 घंटे तक का वर्कशॉप था। लेकिन एक्सटेंसिवली उस एक्ट में क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस तरह से आपको करना है, वो सभी चीजों पे उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। और आप नहीं मानेंगे, हमारे लिए वो एक्ट बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लगा कि भाई ये तो लॉ है, इसको समझ के सुनने में बोरिंग फील हो रहा है। उन्होंने इतने अच्छे से उस चीज को हम तक, पूरी ऑडियंस तक उन्होंने उसे समझाया। सो प्लीज अगर आप लोगों ने ये सब चीजें नहीं की हैं, अगर आप पेरेंट भी हैं तो अपने स्कूल को रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं चाहती हूँ एज अ पेरेंट कि भाई हमारे बच्चों को इस बारे में बात की जाए, क्योंकि मेरे पास इनफ नॉलेज नहीं है। स्कूल्स आप प्लीज इनवाइट कीजिए एक्सपर्ट्स को, और आजकल स्कूल्स में तो पेरेंट टीचर एसोसिएशंस भी होती हैं, प्लीज वहां पर जाइए और इस पे बात करने के लिए उनको थोड़ा सा आग्रह अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। बिला जी, आपसे जुड़ूंगी और कहूंगी कि जब मैं अवेयरनेस की बात करती हूँ तो आज भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, और जैसे मनीष जी ने कहा कि हमें कंटिन्यूस इस पर बात करते रहना पड़ेगा। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो अगर मैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज की इंफॉर्मेशन की बात करूं तो क्या लगता है आपको आज की जनरेशन को लेकर के उनका रवैया इसके तरफ क्या है, कैसा है? देखिए, स्टूडेंट्स को अगर हम बताते हैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज के बारे में, हम कई वर्कशॉप्स अगर करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि मेरे मामा मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं और इसको अब्यूज
कहा जाता है। मतलब बच्चे एक्चुअली हैरान हो जाते हैं कि हमारे साथ ऑलरेडी हो रहा है। यही नहीं, जब हम टीचर्स की भी वर्कशॉप करते हैं तो कई टीचर्स रोने लगते हैं कि बचपन में हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। तो आप देखोगे कि कितने लोगों से के साथ ये हो रहा है, बट उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है। तो अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है और बार बार हमें बताना जरूरी है बच्चों के लिए। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो 10-11 साल से कम की उम्र के हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा है कि उनके साथ अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज। अभी कोई घर का रिश्तेदार है, बच्ची को गोदी में बिठा रहा है और बच्ची को यूं पकड़ रहा है, तो फर्स्ट एंड क्लियर साइंस, अगर बच्ची 10-11 साल की है, कोई जरूरत नहीं है उस बच्ची को आपको गोदी में बिठा के यूं पकड़ना, कोई जरूरत नहीं। फर्स्ट साइंस, और हर बच्चे को टच से पता चल जाता है कि मेरे लिए कौन सा टच सेफ है एंड कौन सा अनसेफ है। जैसे इंडिया में तो इसे गुड एंड बैड बोलते हैं, बट पूरी दुनिया में से सेफ एंड अनसेफ टच बोलते हैं। तो बच्चे को ये सब सिखाना जरूरी है, और बच्चे को जब आप ये सब सिखाओगे, बच्चे में हिम्मत आएगी कि मैं रिपोर्ट करूं। पहले बात ये है आती जी कि हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि रिपोर्ट करो। वी हैव टू एनकरेज देम कि प्लीज रिपोर्ट। भले आपके पिताजी हो, आपके दादाजी हो, आपके चाचा हो, आपके टीचर हो, कोई भी हो, रिपोर्ट करो। ये उन्हें बताना बहुत जरूरी है। बच्चे डरते भी हैं रिपोर्टिंग करने से, तो हमें ही उन्हें वो कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि आपको लॉ प्रोटेक्ट करेगा, आपको कुछ नहीं होगा, आपका नाम बाहर नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। सो वी हैव टू टीच देम। तो ये सब आप बिना अवेयरनेस के आप कैसे करोगे? आप जब तक बच्चा आपके सामने बैठेगा नहीं, आप कैसे सिखाओगे? और कौन सिखाएगा? टीचर्स जो होते हैं स्कूल के, वो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, वो एक्सपर्ट्स तो नहीं होते हैं इस पर ना। तो आपने जो अभी बात कही बिल्कुल सही है। हम यही बोलेंगे हर स्कूल से कि कोई आप एक्सपर्ट को बुलाओ जो लॉ को जानता है और जो बच्चों के साथ डील करना जानता है इस बात में। राइट। आप हर चीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकते हो। जैसे आप कराटे सिखा रहे हो बच्चों को, तो आप कराटे ट्रेनर बुलाते हो ना। आप संगीत सिखा रहे हो तो आप सिंगिंग में कोई एक्सपर्ट को बुला रहे हो बच्चों को सिखाने। आप क्रिकेट सिखा रहे हो तो कोई क्रिकेट वाला आ रहा है सिखाने। तो इसमें क्यों आप एक्सपर्ट को नहीं बुलाते हो? ये काम आप खुद क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है इसमें ओनली गुड टच बैड टच इन्वॉल्व है, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सही कहा। बेला जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, आजकल अलग अलग माध्यम है जहाँ बच्चे इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे माध्यम है जो आसान है और बच्चों को इससे बहुत आसानी होगी रिपोर्ट करने में, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। जी, किस तरह से रिपोर्टिंग हो सकती है। और एक चीज मैं इसमें और भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अगर अब मैं एडोलेसेंस की बात करना चाहती हूँ। ये एक ऐसी उम्र है जहाँ बच्चा हार्मोनल चेंजेस भी है, बच्चे को सामने वाले जो पात्र हैं उनके साथ एक अट्रैक्शन भी डेवलप होता है, फिर वो लड़का हो या लड़की हो। ऐसे में कई बार आजकल बच्चे बहुत बोल्ड स्टेप्स भी लेते हैं जो शायद पेरेंट्स को पता नहीं होता। लेकिन ऐसे में कई बार इमोशनल चीजें इन्वॉल्व होती हैं, और कब वो जाके फिजिकली अब्यूज में हो जाती है, वो ट्रांसफर होती है, वो समझ भी नहीं आता है। पर जब तक वो समझ आती है तो कई बार देर भी हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में जो बच्चा इसका भोग बना है, क्या उसे डरने की जरूरत है? पहली बात। और अगर डरने की जरूरत नहीं है तो आगे का जो एक्शन है, अगर वो चाहता है कि शायद ये पात्र ने जो किया वो सही नहीं है, तो वो रिपोर्टिंग कैसे हो, वो भी अगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सो रिपोर्टिंग सबसे इजी है, 1098 है जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। वहां पर जो खुद पीड़ित है या तो वो फोन कर सकता है, या उसके लिए कोई भी और फोन कर सकता है। कोई भी मतलब कोई भी फोन कर सकता है जिससे पता है कि उस बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। 1098। आप क्लोजेस्ट पुलिस स्टेशन जा सकते हो, नहीं तो एक वेबसाइट है www.ncpcr.gov.in, इसको भी आप फ्लैश कर दीजिए। उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉक्सो ई बॉक्स। तो उस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, सबसे पहले पेज में नीचे आपको पॉक्सो ई बॉक्स दिखेगा, जहां लाल कलर में आपको दिखेगा पॉक्सो ई बॉक्स। बस उस पर क्लिक करना है, रिपोर्टिंग का पेज खुल जाएगा और आप उसके माध्यम से भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये 3 सबसे कॉमन तरीके हैं जिससे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कहीं भी आपको जरूरी नहीं कि आपका नाम बताओ या आइडेंटिटी बताओ, अगर आपको उसको गुप्त रखना है तो आप गुप्त, यू कैन रिक्वेस्ट फॉर दैट आल्सो। तो आई थिंक वही सबसे बड़ी डर होती है, क्योंकि जब कोई रिपोर्ट करता है तो उसे यही टेंशन होता है, चिंता रहती है कि कहीं उसका नाम सामने वाले को पता ना चल जाए। तो अगर इसमें ये भी
फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अपना नाम गुप्त रख सकते हैं, तो आई थिंक इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि पेरेंट्स के लिए हम एक और स्टेप हेल्प करने वाले हैं पॉक्सो कोर्ट्स के बारे में बताने के लिए। पॉक्सो कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स होते हैं जहां आम जनता नहीं होती, जैसे आपके कोई भी सिविल या और कोई मर्डर या रॉबरी के केसेस होते हैं, आम जनता बैठती है। पॉक्सो कोर्ट्स ऐसे होते हैं जहां आम जनता अलाउड नहीं होता है, सिर्फ जो पीड़ित है उसका वकील, एक पेरेंट रहता है साथ में, सामने वाला जिसने कुछ गलत किया है या जिस पर आरोप लगा है उसका वकील होता है। मोस्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं होता है वहां पर पर्दा लगा रहता है, ताकि जिस पर आरोप है वो भी सुने कि मेरे अगेंस्ट क्या क्या आरोप लगा है, ताकि वो अपने आप को डिफेंड करे। ये अपना संविधान ये इतना तो देता है सबको कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये बेनिफिट देता है। तो पॉक्सो एंड उसके अलावा जज होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता है कोर्ट में। और जब बच्चियां छोटी होती है तो बच्चियों को एक अलग रूम में रखा जाता है, जब किताबें होते हैं, खिलौने होते हैं, एकदम एक कंफर्टेबल माहौल। और भी जरूरी बात है कि बच्ची से जो भी सवाल पूछा जाएगा सामने वाले वकील के माध्यम से, वो वकील बच्ची से डायरेक्ट नहीं पूछ सकता है, वो जज साहब को वो सवाल करेंगे और जज साहब अपने तरीके से उन शब्दों को बदल के एक कंफर्टेबल तरीके से जज साहब उस बच्ची को पूछेंगे, बच्ची या बच्चा जो भी है उसको पूछा जाएगा। तो पेरेंट्स को ये भी हम प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि आप डरो मत, आप कोर्ट जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा, किसी को नहीं पता चलेगा। पॉक्सो कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स है, मोस्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है, मोस्टली। कभी कभी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं होता है तब ऐसे होता है, तो डरने की कोई बात नहीं। और उसमें सब कुछ गुप्त रखा जाता है, सब कुछ गुप्त, ना पेरेंट्स का नाम आएगा, ना बच्चे का नाम आएगा, ना स्कूल का नाम आएगा, आपका घर कौन सा एरिया में वो भी लोगों को नहीं पता चलेगा। तो थ्रू VNM TV ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अगर किसी को रीच आउट करना है, that people reach out so that you can reach out to us or to the right sources and we can help people in need. और एक और चीज, इसमें बहुत सारे चाइल्ड फ्रेंडली प्रावधान है ताकि बच्चों को कोई मेंटल हैरेसमेंट या टॉर्चर नहीं हो। तो बहुत सारे ऐसे चीजें लॉ ने टेक केयर किया है कि बच्चों पे कोई स्ट्रेस नहीं हो अगर कोई रिपोर्टिंग करता है और सब प्रोसीजर होता है। राइट, आई थिंक अगर गवर्नमेंट ने इतना सारी चीजें ध्यान में रखी हैं बच्चे की सेफ्टी को लेकर या उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर, तो आई थिंक पेरेंट्स को डरना नहीं चाहिए या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी नहीं डरना चाहिए अगर ये सारे प्रावधान अवेलेबल हमारे लिए हैं। और जैसे सर ने और मैम ने कहा कि ये कोर्ट्स बहुत ही अलग कोर्ट्स हैं, यहाँ पे कोई और ज्यादा होता भी नहीं है, जो 2-3 जने उन्होंने मेंशन किए बस वही रहते हैं, और आपके बच्चे की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। इवन उन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज है उसके ऊपर भी बहुत गौर फरमाया जाता है कि वो किस तरह से प्रश्न उस बच्चे को जो पीड़ित है उसको पूछा जा रहा है। तो ये सब अगर हमारे पास है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा? आज मनीष जी और बिला जी हमारे इस माध्यम पे जुड़े हैं तो शायद आपको पता चल रहा है कि ये सब चीजें हैं, लेकिन लॉ जो है, जो पॉक्सो एक्ट है 2012, वो बहुत सारी चीजें बताता है। और अगर आप उसको जानना चाहते हैं तब भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। अगर आप एक इंस्टीट्यूशन है, आप चाहते हैं कि ये एक्सपर्ट्स आपसे जुड़े और इस पे ज्यादा बात करें, तब भी आप हमें लिख सकते हैं, हम उन तक आपको जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें बिल्कुल भी देरी ना करें, हर रोज एक न्यूज आ रही है और हमें नहीं पता है कि कल हमारे घर का कोई इंसान उस न्यूज में आ गया, तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बहुत ही स्ट्रांग रखना चाहते हैं, बहुत ही सेफ रखना चाहते हैं, और वो तभी हो सकता है जब हम ये ट्रांसपेरेंसी से ये सारी बातें उनके साथ करें। तो फ्रेंड्स कहते हैं ना, एक उम्र के बाद आप फ्रेंड्स होना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों के साथ, बट हम बाकी सारी चीजें तो बहुत उनसे पूछते हैं, लेकिन वो अपने आप को सेफ कैसे रखें वो भी उन्हें समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना, वो नया करने में बहुत इंटरेस्टेड रहती हैं, बहुत क्यूरियस रहती है, कुछ नया ट्राई करना है, ये कुछ नया करना है, वो कुछ नया करना है, लेकिन नए चक्कर में कई बार बच्चे फंस जाते हैं। और फंसने के बाद क्योंकि उनको पता है कि वो उनकी गलती की वजह से फंसे हैं, वो किसी को बता नहीं पाते हैं। तो एक ऐसा माध्यम रखें कि बच्चे खुलकर आप तक पहुंच सके, आप पेरेंट्स को बता सकें। और पेरेंट्स कहीं पे भी बच्चों को जब भेजते हैं, क्योंकि मोस्टली आजकल बच्चे ओवरसीज पढ़ाई के लिए जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, अगर हम अपने बच्चों को
खाने का ध्यान रखो, ये दाल कैसे बनानी है, सब्जी कैसे बनानी है, तुम भूखे नहीं रहो, तुम सेफ कैसे रहो, वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोने हैं, हाथ से कैसे धोने हैं, ये सब चीजें अगर हम बता सकते हैं तो अपनी सेफ्टी के बारे में भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारे आसपास खतरा कहाँ कहाँ मंडरा रहा है। बट अगर क्योंकि अवेयरनेस हो रही है और अगर आपका बच्चा या आप पेरेंट जो है इस अवेयरनेस का हिस्सा बने हैं और आप जानते हैं इसके बारे में, तो हम डेफिनेटली हर किसी को सेफ रख सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या जाते जाते कोई मैसेज आप देना चाहेंगे दोनों? जी, ये पॉक्सो एक्ट जो है जनरली स्कूल तक ही सीमित रह जाता है जी। हम कॉलेजेस को इनकरेज करेंगे कि वो भी इस पर प्रोग्राम करें, क्योंकि देखिए हाल ही में चेन्नई का एक केस है जहाँ एक लड़की के साथ 12 साल की उम्र में दुष्कर्म हुआ, बट उस वक्त उसे इतना डर था क्योंकि सामने वाले ने जिसने गलत किया डराया धमका के रखा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें परिवार को मार दूंगा, माता पिताजी के साथ ये कर दूंगा। वो बच्ची डरती रही और फिर वो लड़की जब कॉलेज में आ गई और 22 साल की उम्र में, तब उससे हिम्मत हुई और उसने रिपोर्टिंग की और वो जिसने भी गलत किया वो पकड़ा गया। तो कॉलेजेस में ये प्रोग्राम कराना बहुत जरूरी है, लोगों को ये बताना जरूरी है। उस वक्त आप में हिम्मत नहीं थी, अगर अभी आप में हिम्मत है, आपके पास थोड़ा भी 5% भी प्रूफ है, आप प्लीज उसे सबमिट करके आप अभी 5 साल 10 साल 12 साल बाद भी आप कंप्लेन कर सकते हो। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि कॉलेजेस भी इस प्रोग्राम को एनकरेज करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुंह खोलकर नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जिंदगी भर का फिर ट्रॉमा सहते हैं, जैसे आपने मेंशन किया थोड़ी देर पहले। बिल्कुल बिल्कुल जी बेला जी, आप कुछ ऐड करना है? तो जैसे कि आपने बताया कि एडोलेसेंस में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चे लाइन भी क्रॉस कर जाते हैं, तो अगर दे आर पॉक्सो इन्फॉर्म्ड, पॉक्सो एक्ट के बारे में उनको अवेयरनेस है, तो जो भी वो डिसीजन लेंगे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे। अगर गलती भी कर रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले, एटलीस्ट उसके लिए दे हैव टू बी अवेयर ऑन द पॉक्सो एक्ट। बहुत सही कहा आप दोनों ने, और आई एम श्योर आप जो भी ऑडियंस हमें देख रही है, फिर वो पेरेंट है, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, आपको ये छोटे से एपिसोड में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, और बस यही हमारी कोशिश है कि जितनी ज्यादा अवेयरनेस हम क्रिएट कर सके। मनीष जी और बेला जी पहले भी 3 एपिसोड्स हमारे साथ पॉक्सो के ऊपर कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो VNM TV किड्स बचपन और बुनियाद की हिस्ट्री में जा सकते हैं, वो वीडियोस अभी भी वहां पर मौजूद हैं, आप उन्हें देखिए। और ज्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इस बारे में तो जान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों आपसे जुड़े एज एन एक्सपर्ट वर्कशॉप्स कंडक्ट करने के लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे जुड़ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको वहां तक लेके जाएंगे। बट जो भी करें प्लीज अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, और कभी भी जब हम छोटी छोटी चीजों की इंफॉर्मेशन देते हैं ना बच्चों को, तो वो आसपास की होने वाली चेंजेस के बारे में देते हैं। ठंड का मौसम है तो ये कर लेना, बारिश का मौसम है तो छतरी रखी है कि नहीं रखी है, ऑफिस जा रहे हो टिफिन भूल मत जाना है। बट अपनी सेफ्टी, खुद को सेफ कैसे रखना है, वो भी बहुत छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे बच्चों के साथ बात करना, इसके डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग जहाँ पे भी हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और ये जितने भी चीजों पे हमने आज बात करी है, कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चों से बात कर सकें इस बारे में। और मैं बताना चाहूंगी, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो सर के थ्रू ही हमें पता है कि YouTube पे एक वीडियो है जो कोमल नाम से है, और 15 लैंग्वेज में अवेलेबल है, 15 लैंग्वेजेस में अवेलेबल भी है। अगर आपको लगता है कि आप समझा नहीं पा रहे हैं तो वो वीडियो के हेल्प से भी आप बात इनिशिएट कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है मैम, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है, सो इतना समय भी नहीं लेगा। तो प्लीज थोड़ा सा समय अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जरूर निकालिएगा, ताकि आप भी सेफ रहें और वो भी सेफ रह सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। करना एक ही काम है, बचपन और बुनियाद को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसे शेयर बहुत ज्यादा करिए ताकि हर घर तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।